नमस्कार छात्रों, आज के भाग में मैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ को आपको बताने जा रहा हूँ। लेंथ की जो मेजरमेंट होता है वो लेंथ की साइज़ पर डिपेंड करता है कि लेंथ का साइज़ क्या है। लेंथ बहुत छोटा है, लेंथ छोटा है, लेंथ बड़ा है या लेंथ बहुत बड़ा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर लेंथ 10⁻⁻4 मीटर या 10⁻⁻5 मीटर के रेंज में होता है तो उस लेंथ को वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज या स्पेरोमीटर के द्वारा उसे मेजर किया जाता है। अगर लेंथ बहुत छोटा है 10⁻10 मीटर, 10⁻8 मीटर, 10⁻11 मीटर, अगर इस रेंज में है तब उसकी जो मेजरमेंट होता है वह एवोगाड्रो प्रिंसिपल के अनुसार से निकाला जाता है। और यदि लेंथ किलोमीटर के रेंज में, तब लेंथ की मेजरमेंट इको प्रोसेस के द्वारा निकाला जाता है। डेट मीन साउंड की वेव को रिफ्लेक्ट करा करके टारगेट के साथ, या अगर लेंथ इसी रेंज में है, किलोमीटर में है या मीटर के रेंज में है, जैसे कि मान लीजिए कि एक वृक्ष की हाइट को निकालना है तो उस कंडीशन में टेलीस्कोप की मदद के द्वारा ट्री के फुट से ऑब्जर्वर तक की डिस्टेंस मेजर कर लिया जाता है और फिर जो टॉप पॉइंट है ट्री का उसका एंगल निकाल लिया जाता है, एंगल ऑफ इंक्लानेशन, और फिर वहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस मेथड के द्वारा भी लेंथ को मेजर किया जाता है। तो कई प्रोसेस हैं जिससे कि लेंथ को मेजर किया जाता है। आज मैं सबसे पहले लार्ज डिस्टेंस की बात करूँगा आगे कि वेरी लार्ज डिस्टेंस को किस प्रकार से मेजर किया जाता है। और लार्ज डिस्टेंस में जो एक महत्वपूर्ण मेथड है पैरेलैक्स मेथड, तो मैं शुरुआत पैरेलैक्स मेथड से ही करने जा रहा हूँ। तो हेडिंग आज का हो गया मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस। और इसमें इसकी शुरुआत मैं करता हूं पैरेलैक्स मेथड से। तो सबसे पहले तो हम सभी को ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज पैरेलैक्स, ये पैरेलैक्स होता क्या। ऐसा है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग पोजीशन से देखा जाता है, जैसे मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है ओ, और इस ऑब्जेक्ट को हम सभी दो अलग अलग पोजीशन से देखते हैं, जो कि बैकग्राउंड का पोजीशन होगा। ये बैकग्राउंड है, इसकी पोजीशन, एक पोजीशन मान लो कि ये रहा पोजीशन P1, ये रहा दूसरा पोजीशन, ये रहा पोजीशन P2। जब आप इस पोजीशन P1 से इस ऑब्जेक्ट को देखते हो तो फिर ये आपको इस डायरेक्शन में नज़र आता है, इस डायरेक्शन में आपको दिखता है। और फिर जब आप इसी ऑब्जेक्ट को आप इस पोजीशन से देखते हो तो फिर ये इस डायरेक्शन में दिखता है। तो रूल बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एपरेंट शिफ्ट होता है, शिफ्ट मतलब जो एपरेंट मतलब होता है आभासी, यानी हमें जो आभास होता है वह किस एंगल से शिफ्ट कर गया, किस डायरेक्शन से शिफ्ट कर गया। तो जैसे पोजीशन P1 से अगर देखा जाता है तो फिर इस डायरेक्शन में वो दिखता है, और फिर P2 से देखा जाए तो फिर ये इस पोजीशन में दिखता है। तो ये दो एपरेंट शिफ्ट है। तो ये जो एपरेंट शिफ्ट आता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वही उसका पैरेलैक्स कहलाता है। और दोनों एंगुलर शिफ्ट, दोनों जो एंगुलर पोजीशन है, दो अलग अलग पोजीशन से जो ऑब्जेक्ट का एंगुलर पोजीशन आता है,
यानी ये रहा एंगल थीटा, इसे पैरेलक्स एंगल कहा जाता है, इसको बोला जाता है पैरेलक्स एंगल। तो ये थीटा जो हो गया, ये हो गया पैरेलक्स एंगल। और ये जो प्रोसेस है, यह प्रोसेस हो गया पैरेलक्स, इस प्रोसेस को बोलते हैं पैरेलक्स, और वह एंगल जो है उसे हम लोग बोलते हैं पैरेलक्स एंगल बोलते हैं। अब ये जो बैकग्राउंड का जो दो पोजीशन है, एक पोजीशन P1, दूसरा पोजीशन P2, इस दोनों पोजीशन के बीच का जो सेपरेशन है P1 से P2, इसे बेसिस कहा जाता है, और इसे B से हम लोग डिनोट करते हैं, B से। तो ये जो P1 P2 जिसे कि हम सभी B से डिनोट करते हैं, इसे बेसिस कहा जाता है, बेसिस, इसको कहते हैं बेसिस। अब मैं बात करता हूं लार्ज डिस्टेंस पर कौन कौन ऑब्जेक्ट होता है। जैसे स्टार का डिस्टेंस अर्थ से काफ़ी लार्ज होता है, बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि ये स्टार है, तो चलिए स्टार के लिए मैं यहाँ पर अब S लगा देता हूँ, स्टार हो गया। और ये अर्थ के दो पोजीशन P1 और P2 है, ये हो गया पहला पोजीशन, ये रहा दूसरा, दो पोजीशन के बीच का ये जो शिफ्ट रहा, और ये जो एंगल बना एंगुलर, यह एंगुलर शिफ्ट, ये एंगल थीटा, इसको बोलते हैं पैरेलक्स एंगल। P1 P2 ये हो गया बेसिस। और चूंकि डिस्टेंस जो होता है वो बहुत बड़ा होता है अर्थ से, चलिए मैं इस डिस्टेंस को यदि स्मॉल d से दिखा दूँ तो ये d होगा, ये भी d होगा, तो फिर ये एंगल जो होता है बहुत छोटा हो जाता है। तो डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है, आप यूं कहेंगे कि एज d इज ग्रेटर एंड ग्रेटर b, यदि जो डिस्टेंस है यह बेसिस से बहुत बहुत बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। अगर यह बहुत बड़ा है तो सो थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा इस कंडीशन में बहुत छोटा हो जाता है। और यदि एंगल बहुत छोटा हो जाए तो आप तो जानते हैं ना कि एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो यहां पर जो आर्क है, ये जो बेसिस है, यही आर्क का काम कर रहा है, ये बेसिस B, ये रहा बेसिस B आर्क का काम कर रहा है। रेडियस का काम ये डिस्टेंस D कर रहा है, ये रहा D। तो आप कह सकते हो कि देयरफॉर ये जो रहा डिस्टेंस D, यह हो गया बेसिस B बाय थीटा। तो इस फॉर्मूला से लार्ज डिस्टेंस पर जो स्टार होते हैं या प्लैनेट होते हैं, उसका डिस्टेंस हम सभी अर्थ से निकाल देते हैं। और यहाँ पर आपको क्या केयर करना, केयर ये करना कि यहाँ जो थीटा होगा ये डिग्री में नहीं लेना, आपको रेडियन में लेना, रेडियन में, क्योंकि एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन होता है। तो यहाँ पर आपको यह याद रखना कि थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा शुड बी, चलो भाई ऊपर लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा। आप यहाँ कह सकते हैं कि वेयर थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा जो होना चाहिए वह रेडियन में होना चाहिए। ये पहला बात। दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, वह याद रखना है कि ये जो पैरेलक्स मेथड है, इस पैरेलक्स मेथड से आप 100 लाइट ईयर तक के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। तो इसको यूज़ करके आप 100 लाइट ईयर तक का डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो, 100 लाइट ईयर तक। और अगला बात जो आपको याद रखना है वो ये कि आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस एंगल को मेजर कैसे करेंगे। बिल्कुल, तो इस एंगल को टेलीस्कोप की मदद से मेजर किया जाता है। तो ये जो दो पोजीशंस हैं, जैसे यहाँ पर पोजीशन P1 है, यहाँ पर ये अर्थ का सरफेस हो गया, यहाँ से टेलीस्कोप को हम कितने एंगल पर उठाते हैं तो इस एंगल को मेजर कर लिया गया। और फिर यहाँ पर जो टेलीस्कोप लगाया गया वह कितना एंगल पर आया, ये एंगल। तो ये दोनों एंगल अगर मेजर हो जाता है तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल जो कि पैरेलक्स एंगल है वो ऑटोमेटिक मालूम हो जाता है। और उस कंडीशन में हम लोग आराम से लार्ज डिस्टेंस पर अवस्थित है स्टार के डिस्टेंस को हम सभी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो
तो ये रहा पैरेलैक्स मैटर। और अब बेहतर होगा इस पर हम सब एक सवाल देख ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है द नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज 4.20 लाइट ईयर अवे। यानी अर्थ से जो नियरेस्ट स्टार का डिस्टेंस है वह 4.20 लाइट ईयर है। हाउ मच पैरेलैक्स वुड दिस स्टार शो। इस स्टार के द्वारा कितना बड़ा पैरेलैक्स बन रहा है। व्हेन व्यूड फ्रॉम टू लोकेशंस ऑफ द अर्थ, जबकि अर्थ के दो अलग अलग लोकेशन से देखा जा रहा है। 3 months अपार्ट इन आवर ऑर्बिट अराउंड द सन। तो 3 months यहाँ पर एस लगा, 3 month के डिस्टेंस पर होगा। अब इसे एक डायग्राम, अगर आप इसकी सही डायग्राम बना लेते हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, आराम से सॉल्यूशन आपका निकल करके। अब सोचिए कि अगर यह मान लो कि ये सन है, तो जो अर्थ होता अर्थ वो इसके अराउंड, सन के अराउंड ऑर्बिटल पाथ में रिवॉल्व राउंड करता है। तो ये रहा अर्थ, सन के अबाउट अर्थ जो रिवॉल्व राउंड करेगा सर्कुलर पाथ में। ये रहा, मान लेते हैं इसका एक पोजीशन ये रहा अर्थ का, ये पोजीशन P1 है, और दूसरा पोजीशन ये रहा, ये पोजीशन हो गया P2। तो अर्थ का 2 पोजीशन, एक P1 और दूसरा पोजीशन हो गया P2। ये 2 पोजीशन आपको अर्थ का आ गया। तो कह रहा कि ये जो 2 पोजीशंस हैं इसके बीच का डिस्टेंस 3 month का डिस्टेंस है। तो अर्थ जो है वह 12 महीने में एक चक्कर लगाता है, 12 महीने में। तो 3 महीने में कितना एंगल बनाएगा ये आराम से आप निकाल सकते हो, क्योंकि 12 महीने में एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर में 360 डिग्री, इसको 12 से भाग दीजिए और 3 महीने में कितने बनाएगा, तो आप ये देख सकते हो कि ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका मतलब ये है कि सन से अर्थ का जो पहला पोजीशन है, सन से अर्थ का जो ये दूसरा पोजीशन है, इस दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। सन से अर्थ का जो डिस्टेंस होता है, यदि इसे आप कैपिटल R से दिखा लो तो ये डिस्टेंस कैपिटल R होगा, तो ये डिस्टेंस भी कैपिटल R ही होगा। जबकि कैपिटल R इक्वल 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, और यह जो डिस्टेंस होता है ये 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ये आप मेजरमेंट जो आपको मिला है उसमें आपको ये लिखा होगा, और इसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, जो अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस होता है। तो ये मालूम हो गया। अब मान लो कि यहाँ पर जो है ये स्टार है जिसकी डिस्टेंस हम सभी निकालना चाहते हैं, तो फिर ये जो 2 पोजीशंस है इसके बीच का दूरी ये बेसिस B कहलाएगा, और फिर स्टार का जो ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस स्मॉल d, ये हो गया d, ये भी हो गया d। आपसे पूरा कितना बड़ा पैरेलैक्स बनाएगा, तो ये एंगल हो गया पैरेलैक्स एंगल थीटा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, थीटा इक्वल क्या होगा, आप तो समझ रहे हैं ना थीटा इक्वल क्या होगा। तो पैरेलैक्स एंगल थीटा इक्वल होगा बेसिस बाय डिस्टेंस d, BD बाय d होगा, क्योंकि d इक्वल टू B बाय थीटा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा BD बाय d होगा। अब बेसिस कितना होगा ये आपको निकालना, यहाँ से ये जो ट्रायंगल है ये 90 डिग्री है, ये राइट ट्रायंगल, ये R है, ये भी R है, तो डेफिनेटली ये जो भुजा होगा ये हो जाएगा आपका R² प्लस R² अंडर रूट, डेट मीन R√2, यह हो जाएगा R√2 हो गया। तो अब आप यहाँ बेसिस के बदले आप क्या लिखोगे, R√2 डिवाइड डिस्टेंस d आप लिखोगे। अब आप वैल्यू रखते चले जाओ, R जो है R 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर है, तो ये हो गया 1.496 10⁻11 मीटर, और फिर ये रहा √2, ये √2, तो √2 की वैल्यू आप रखोगे तो 1.414 √2 का वैल्यू डिवाइड d जो है d, या तो आपको दे ही दिया है, ये रहा d,
d इक्वल टू 4.0 लाइट ईयर है। तो d इक्वल टू आपको मालूम है d इक्वल टू 4.2 लाइट ईयर है। तो यहाँ पर लिखोगे कि 4.2 लाइट ईयर। अब आपको लाइट ईयर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो ये रेडियन में चला जाएगा। डेट मीन 1.496 इंटू 1.414 इंटू 10 पावर 11, ये मीटर में रहा, डिवाइड 4.2। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर होता है। और अब ये जो वैल्यू है, यह जो एंगल आएगा ये रेडियन में आपको आएगा। तो आप इसे लिखोगे 1.496 1.414 डिवाइड 4.2 इंटू 9.46 और 10 पर पावर अगर लाते हैं तो 10 पावर ये देखिए 11 माइनस 15 और ये रेडियन। अब आप सोच सकते हो कि यहाँ पर जो पावर है ये 10 पर पावर -4 आएगा। ये बहुत छोटा एंगल होगा, रेडियन का मान बहुत छोटा आ रहा है। तो एंगल अगर बहुत छोटा है तो उसे या तो मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यदि आप सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको ये रिलेशन याद रखना चाहिए कि आप पढ़े हो कि 1 सेकेंड जो होता है, सेकेंड, ये 1 सेकेंड कहलाता है, इसको हम लोग सेकेंड पढ़ते हैं। तो ये आपका हो जाता है 4.85 इंटू 10 टू पावर -6 रेडियन के यह बराबर होता है। तो 1 सेकेंड इस रेडियन के बराबर होता है। तो जाहिर है कि अगर आप सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1.496 1.414 डिवाइड 4.2 9.46 और इससे आप डिवाइड करोगे, इससे तो डिवाइड करना पड़ेगा 4.85 इंटू 10 पावर -6 और यहाँ पर 10 पावर -4 आपको बचा हुआ है। अब ये सेकेंड में आ गया, ये एंगल का वैल्यू सेकेंड में आ रहा, और यदि इसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो यह लगभग 1.1 सेकेंड के यह बराबर हो जाता है, 1.1 सेकेंड। तो सेकेंड के लिए हम सभी सिंबल डबल डैश लगाते हैं तो 1.1 सेकेंड हो गया। यानी यहाँ पर जो पैरेलक्स एंगल आ गया वह 1.1 सेकेंड के बराबर हो गया। मैं चाहता हूँ कि एक और सवाल आप देख लोगे तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अल्फा सेंचुरी द नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम is 4.29 light year away. How parallax this star show when viewed from two locations of the earth 6 months apart in its orbit around the sun. इस बार 6 मंथ का डिस्टेंस आपको दे रहा है। यदि ये सन है और ये अर्थ इस ऑर्बिटल पाथ में रिवॉल्व राउंड कर रहा है, ये रहा सन, तो जाहिर है कि एक पोजीशन अगर यहाँ पर होगा P1 तो दूसरा पोजीशन ठीक डायमेट्रिक अपोजिट होगा, ये होगा पोजीशन P2, क्योंकि 6 महीना में आधा चक्कर लगाएगा, 6 महीना में आधा चक्कर लगाएगा, तो जाहिर है कि ये तो बिल्कुल डायमेट्रिक लाइन है। तो यह अगर R है तो यह भी R होगा, यानी यह जो बेसिस हो जाएगा ये 2R के बराबर हो जाएगा, यानी 2 इंटू 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर, ये हो गया बेसिस हो गया। और फिर ये जो स्टार है इसका डिस्टेंस तो आपको दे ही चुका, ये जो स्टार है इसके डिस्टेंस तो आपको दे ही रहा है, ये रहा स्टार, इसके डिस्टेंस अगर ये रहा डी तो डी इक्वल टू 4.29 लाइट ईयर आपको दे दिया। तो यहाँ तो बिल्कुल आसान हो गया। यहाँ पर आप पैरेलक्स एंगल निकालोगे तो बहुत इजी सवाल है ये। पैरेलक्स एंगल थीटा इक्वल बेसिस बी डिवाइड डिस्टेंस डी, बेसिस 2r के बराबर है और ये रहा डी, वैल्यू रखिए 2 इंटू 1.496 10 टू पावर 11 मीटर डिवाइड, ये डी हो गया आपका 4.29, ये लाइट ईयर है तो 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर से डिवाइड कीजिएगा, ये रेडियन में यह एंगल आएगा आपको। और फिर उसी तरह से जैसे कि हम सभी कन्वर्ट करते हैं रेडियन में,
अगर आप इसे सेकेंड में कन्वर्ट करते हो तो आपको याद है ना, मैंने आपको बताया कि 1 सेकेंड जो है ये आपको 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन के यह बराबर होता है। तो यहाँ पर रेडियन का वैल्यू रखना है, यानी आप 2 इंटू 1.496 इंटू 10⁻11 डिवाइड 4.29 9.46 10⁻15 और फिर 4.85 इंटू 10⁻⁻6 अगर आप यह करते तो यह एंगल सेकेंड में आपका निकल करके जाए। इसकी कैलकुलेशन करने पर आपको ये 1.52 सेकेंड के यह बराबर आ जाएगा। तो ये रहा, यदि आप पैरेलैक्स एंगल को या स्टार के डिस्टेंस को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और अब मैं बात करूंगा किसी भी स्टार या किसी भी प्लैनेट की जो डायमीटर होगा उसको कैसे हम सभी आसानी से निकालेंगे। अब हम सभी डायमीटर ऑफ ए प्लैनेट और ए स्टार, यानी किसी प्लैनेट या स्टार की डायमीटर को कैसे मेजर किया जाएगा, इसको हम सभी देखते हैं। आप देखिए, मान लीजिए कि ये एक प्लैनेट है या स्टार, ये रहा इसका सेंटर, तो जाहिर है कि ये इसका डायमीटर, मान लो कि इसका डायमीटर कैपिटल डी है। और आप अर्थ के किसी भी पोजीशन से अगर इसके डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट को आप ऑब्जर्व करते हो, जैसे आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो और इसे भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो फिर ये जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं एंगुलर डायमीटर बोलते हैं। इसको इस एंगल को बोलते हैं एंगुलर डायमीटर। तो D इक्वल हो गया डायमीटर ऑफ प्लैनेट। तो फिर ये जो थीटा हो गया ये हो गया एंगुलर डायमीटर। और मान लीजिए कि अर्थ से ये जो प्लैनेट है या स्टार है इसकी डिस्टेंस स्मॉल d अगर हो गया, तब तो फिर यहाँ भी थीटा, एस थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा जो होता है वो बहुत छोटा होता है, इज़ वेरी स्मॉल। ये भी एंगल बहुत छोटा होता है, मिनट और सेकेंड में आता है। सो थीटा इक्वल आप समझ गए होंगे कैपिटल D बाय स्मॉल d। और आपको डायमीटर निकालना, तो देयरफॉर डायमीटर कैपिटल D इक्वल स्मॉल d इनटू थीटा। तो इस तरह से आप किसी भी प्लैनेट या किसी भी स्टार के डायमीटर को बहुत आराम से आप निकाल सकते हो। आइए, या मैंने पहले से ही क्वेश्चन लिख रखा है, ये देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा। द एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 12 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगुलर डायमीटर है, सॉल्यूशन में आप आते हो, आप कहते हो कि एंगुलर डायमीटर थीटा इज इक्वल टू आपको दे दिया 12 मिनट्स, दे दिया मिनट्स। और आप देखें, आपको जो पीडीएफ दिया गया है उसमें जो एंगल के प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं उसमें आप देखेंगे, उसमें आपको दिया हुआ है कि 1 मिनट इक्वल 2.9 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन के बराबर होता है। और आपको तो एंगल रेडियन में ही यूज़ करना है, इसलिए आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो। तो थीटा इज इक्वल टू 12 इंटू 2.9 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन आपको ये हो जाएगा। ये हो गया आपका एंगल हो गया। अब आपको एंगुलर डायमीटर निकालना है, तो कैपिटल D इक्वल टू स्मॉल d इंटू थीटा। और फिर यहाँ पर स्मॉल d भी आपको दे चुका है, स्मॉल d ये देखिए आपको ये स्मॉल d दे दिया, डिस्टेंस यानी 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। अब ये डायमीटर आराम से निकल पा रहा है, आप कहोगे 1.49 10⁻11 मीटर, और इसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 12 इंटू 2.9 इंटू 10⁻⁻4, और ये रहा आपका मल्टीप्लिकेशन।
अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो ये 5 लगभग 5.19 इंटू 10⁸ मीटर के करीब यह आता है। तो इस तरह से आप डायमीटर को बहुत ही आराम से निकाल सकते हो। कोई भी प्लैनेट है या कोई भी स्टार है उसके डायमीटर को हम सभी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब मैं चर्चा करता हूँ डिस्टेंस ऑफ इन्फीरियर प्लैनेट। तो पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर ये इन्फीरियर प्लैनेट है क्या। वह प्लैनेट, सोलर सिस्टम का वह प्लैनेट जिसका डिस्टेंस सन से अर्थ की डिस्टेंस से छोटा होता है, या यूं कहें कि जिसका जो रिवोल्यूशन पाथ का रेडियस अर्थ का जो रिवोल्यूशन पाथ है उसके रेडियस से छोटा होता है, वह इन्फीरियर प्लैनेट कहलाता है। और जिसका रेडियस बड़ा होता है उसे सुपेरियर प्लैनेट कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इन्फीरियर प्लैनेट कैसे मेजर करेंगे। तो इसके लिए इलोंगेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। आप इलोंगेशन मेथड से निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए कि ये रहा आपका सन, और एक प्लैनेट, मान लो कि ये एक प्लैनेट है, एक प्लैनेट जो है सन के अबाउट इस पाथ में रिवोल्यूशन कर रहा है, ये उसका पाथ ऑफ रिवोल्यूशन है। और फिर अर्थ जो है, जाहिर है कि अर्थ का जो रिवोल्यूशन का पाथ होगा वो बड़ा होगा, तो जाहिर है कि अर्थ का रिवोल्यूशन का पाथ रहा, अर्थ इस पाथ में रिवॉल्व राउंड कर रहा है। तो ये मान लीजिए ये सन है, और फिर ये जो पोजीशन यहाँ मान लो कि ये अर्थ का पोजीशन है, ये अर्थ है। सन से अर्थ का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है। ये तो आप जानते हो कि इसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और ये जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, 1 AU है, ये तो आपको मालूम है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के यह बराबर होता है। ये रहा अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस, जिसको कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ये अर्थ इस पाथ पे रिवॉल्व राउंड कर रहा है और प्लैनेट इस पाथ पर रिवॉल्व राउंड कर रहा है। अर्थ से प्लैनेट को लगातार देखा जाता है, लगातार वॉच किया जाता है। और जिस समय प्लैनेट सन से सबसे अधिक दूरी पर दिखता है, सन से सबसे अधिक दूरी पर दिखता है, मान लीजिए कि यहाँ पर जब प्लैनेट है, ये प्लैनेट का पोजीशन रहा, यह सन से सबसे ज़्यादा दूरी पर आपको दिख रहा है अर्थ से देखने पर। तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये प्लैनेट का हुआ सन के साथ, और फिर ये जो डिस्टेंस हो गया, ये जो डिस्टेंस है ये हो गया प्लैनेट का अर्थ के साथ, ये डिस्टेंस हो गया। तो जो कि रेडियस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है, रेडियस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो जिस समय ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा आपको महसूस होगा तो जाहिर है कि ये उस कंडीशन में टेंजेंट का लाइन होगा। और अगर यह टेंजेंट का लाइन है तो जाहिर है कि ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और सन के द्वारा जो अर्थ पर और प्लैनेट के द्वारा जो अर्थ पर मिलाने वाला लाइन है, इस दोनों लाइन के बीच, या कह सकते हैं कि दो एंगुलर पोजीशंस के बीच का ये जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इलोंगेशन। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इलोंगेशन। ये देखिए, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इलोंगेशन। जिस समय प्लैनेट सबसे दूर दिखता है उस समय ये जो इलोंगेशन होता है इसका वैल्यू मैक्सिमम होता है, इलोंगेशन का वैल्यू मैक्सिमम होता है, सबसे अधिक होता है। अब आइए, अब इस राइट ट्रायंगल को यूज़ किया, अगर उस राइट ट्रायंगल को मैं यहाँ बना जाऊँ तो फिर ये इस प्रकार से आपको दिखेगा। अर्थ, सन, प्लैनेट, ये रहा अर्थ का सन से, ये रहा प्लैनेट का सन से, और ये रहा प्लैनेट का अर्थ से दूरी।
ये एंगल 90 डिग्री हो गया और यह दूरी 1 AU के बराबर हो गया, और ये जो एंगल है ये हो गया इलोंगेशन, जिसका कि यह मैक्सिमम वैल्यू होता है। अब आप किसी भी दूरी को निकाल सकते हैं, प्लानेट का सन से भी निकाल सकते हैं, प्लानेट का अर्थ से भी निकाल सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम है ही नहीं। अब आराम से आप निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए इस एंगल के लिए, अगर इस एंगल को आप लेते हो तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये साइड बेस हो जाएगा। आप अगर परपेंडिकुलर को निकालना चाहते हो, आप निकालना चाहते हो प्लानेट का सन से डिस्टेंस, तो चूंकि यह परपेंडिकुलर है इसमें साइन लगेगा, तो यह लिखेगा RES साइन ऑफ इलोंगेशन, और चूंकि यह 1 AU के बराबर है तो आप कैसे दो 1 AU और ये रहा साइन ऑफ इलोंगेशन। और यदि प्लानेट का अर्थ से निकालना चाहते हैं तो ये बेस है तो इसमें कॉस लगेगा, ये प्लानेट का अर्थ के साथ आप निकाल रहे हो तो यह लिखाएगा RES और कॉस ऑफ इलोंगेशन यानी 1 AU इंटू कॉस ऑफ इलोंगेशन। तो आप ये देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ इलोंगेशन के मेथड से प्लानेट का अर्थ के साथ भी डिस्टेंस निकाल सकते हो और प्लानेट का सन के साथ निकाल सकते हो, कहीं दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको एक और जानकारी यहाँ पर दे देना चाहता हूँ। वो जानकारी ये है कि किसी भी प्लानेट का अर्थ से जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को रेडियो वेव, अर्थ से रेडियो वेव उस प्लानेट पर भेज करके उसको रिफ्लेक्ट करा करके जो आने में समय लगता है, उस समय की मदद से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि एक प्लानेट का अर्थ से जो डिस्टेंस है वह स्मॉल d है, वह स्मॉल d है, तो रेडियो वेव को जाने में d डिस्टेंस, आने में d डिस्टेंस, और अगर स्पीड लाइट का c है तो ये रहा टाइम, जितना कि टाइम जाने में लगा, तो आप इस प्रकार से d को निकाल सकते हैं। तो यह हो जाएगा c इंटू टी बाई 2। यानी हम सभी रेडियो वेव को सेंड करेंगे, रेडियो वेव प्लानेट से टकरा करके लौट करके जो आएगा उस समय को हम सभी स्टॉप वॉच से मेजर कर लेते हैं, और फिर रेडियो वेव का स्पीड ऑफ लाइट होता है, उस टाइम को मल्टीप्लाई कर दिए स्पीड ऑफ लाइट से, 2 से डिवाइड कर दिए, तो प्लानेट का डिस्टेंस यहाँ से भी आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। अब आइए इस पर भी हम सभी एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप सभी, determine the distance between the Venus and the Sun if the angle of elongation is approximately 44 degree. Also calculate distance between the Venus and the Earth. Cos 44 degree 0.719, sin 44 डिग्री 0.694 आपको दिया गया। आप सवाल बनाइए, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हेयर सॉल्यूशन में आपको जो दिया है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 1 AU जो कि डिस्टेंस है अर्थ का सन के साथ, ये डिस्टेंस अर्थ का सन के साथ, ये आपको 1.496 10⁻11 मीटर होता है, और जो एंगल ऑफ इलोंगेशन आपको दे दिया है ये 44 डिग्री आपको दे दिया। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, तो ये रहा डिस्टेंस वीनस का सन के साथ, तो ये प्लानेट हो गया, और प्लानेट का अगर सन के साथ स्टार के साथ जो डिस्टेंस निकालते हैं तो यह होता है 1 AU इंटू साइन ऑफ इलोंगेशन, तो 1 AU डेट मीन 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, और साइन 44 डिग्री 0.694, आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.694 से, और फिर अगर आप इसे कैलकुलेट कर लेते हो तो ये 1.039 इंटू 10⁻11 मीटर के यह आ जाता। तो वीनस का डिस्टेंस सन से आ गया, और आपको करा कि आल्सो कैलकुलेट, यानी वीनस का अर्थ से भी, तो ये डिस्टेंस रहा वीनस का अर्थ के साथ, तो इसमें आप क्या लिखोगे 1 AU, अब हो जाएगा
cos of elongation, that mean 1.496 10⁻11 मीटर, और इसे आप मल्टीप्लाई करोगे cos 44 डिग्री, डेट मीन 0.719, और अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर लेते हो तो ये 1.076 × 10⁻11 मीटर के यह बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर आप इन्फीरियर प्लानेट का डिस्टेंस अर्थ से भी निकाल सकते हो और सन से भी निकाल सकते हो, बहुत आसान है। इसके बाद एक बच जाता है डिस्टेंस ऑफ सुपेरियर प्लानेट। डिस्टेंस ऑफ सुपेरियर प्लानेट मैंने पहले बताया था, मैं एक बार और इसे दोहरा देना चाहता हूँ कि सुपेरियर प्लानेट वह है जिसका सन से डिस्टेंस, सन से अर्थ के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बड़ा होता है, या यूं समझ सकते हैं कि जिसका रेडियस ऑफ ऑर्बिटल पाथ अर्थ की रेडियस ऑफ ऑर्बिटल पाथ से बड़ा होता है, वह सुपेरियर प्लानेट कहलाता है। अब आप देखिए सुपेरियर प्लानेट के हम लोग जो डिस्टेंस निकालते हैं उसे किस तरह से निकालते हैं। तो सुपेरियर प्लानेट के डिस्टेंस को केपलर्स लॉ से निकाला जाता है। केपलर्स लॉ, इसे आपने 9th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा होगा। क्या है केपलर्स लॉ, मैं पहले उसी को आपको समझा देता हूँ। ये रहा सन, और जो भी प्लानेट होते हैं वो इसके अबाउट ऑर्बिटल पाथ में रिवॉल्व राउंड करते हैं। हालांकि ये पाथ इलिप्टिकल होता है, लेकिन हम सभी यह इलिप्टिकल पाथ का जो रेडियस का डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग सर्कुलर पाथ मानते हैं। तो अगर मान लें कि ये सन है और ये प्लानेट इस पाथ में रिवॉल्व राउंड कर रहा है, तो इस दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है इसको एवरेज रेडियस ए से दिखाते हैं। और ये जो प्लानेट है इसे जो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है, यानी यहाँ से एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे टी कहते हैं। तो ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। और ये जो ए है ये हो गया मीन रेडियस, इसको बोलते हैं मीन रेडियस, यानी औसत रेडियस का औसत मान है। क्योंकि इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है तो एवरेज रेडियस ही लिया जाता है। तो केपलर्स लॉ बताता है, केपलर्स लॉ बताता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है ये प्रोपोर्शनल होता है रेडियस पावर 3 का। ये हो गया केपलर्स लॉ। ये केपलर्स लॉ है। अब इस लॉ के अनुसार से अगर हम T2/T1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा A2/A1 पावर 3। और इसी फॉर्मूला से, इसी रिलेशन से सुपेरियर प्लानेट का डिस्टेंस निकाल लिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो कि यदि आप अर्थ के साथ कंपेयर करते हो तो अर्थ का टाइम पीरियड क्या होगा 365 डेज, और अर्थ का जो रेडियस है इसे T1 कहोगे तो A1 इजकल टू, तो आप 1 AU ये तो जानते हैं कि ये 1.496 10⁻11 मीटर होगा। और मान लीजिए कि एक प्लानेट का जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो 88 डेज है, मान लेते हैं 88 डेज है। आपके पास T1 है, आपके पास A1 है, आपके पास T2 है, तो डेफिनेटली अब आप A2 को तो कैलकुलेट ही कर लोगे, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यानी इस मेथड से आप बहुत ही आसानी से सुपेरियर प्लानेट के भी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। और अब ये मैं बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस यानी वेरी स्मॉल डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं मैं उसको डिस्कस करता हूँ। अब आप साइज ऑफ एटम और साइज ऑफ मॉलिक्यूल को देखो कि इसे हम सभी किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये जो साइज ऑफ एटम है इसको एवोगाड्रो हाइपोथेसिस से निकाला जाता है। आप जो मोल कॉन्सेप्ट मोल के बारे में पढ़े हो वहीं से इसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। मान लीजिए कि एक एटम का रेडियस, मान लो कि रेडियस ऑफ एटम इक्वल r है,
तब एटम जैसा कि स्फेरिकल होता है तो इसकी जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ये 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, इसकी वॉल्यूम आ गया। अब 1 ग्राम एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसे जानने के लिए आपको एवोगाड्रो लॉ को यूज़ करना पड़ता है। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट, अगर 1 ग्राम एलिमेंट में निकालना चाहते हो तो चूंकि मास तो यहाँ पर 1 ग्राम है, इसे आप मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट से आप डिवाइड करोगे। अब आप इसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये नंबर हो गया, ये हो गया नंबर। और यदि वॉल्यूम निकालना चाहते हो, इतने एटम्स की वॉल्यूम निकालना चाहते हो, तो अब आप वॉल्यूम ऑफ एटम्स, अब एटम्स की वॉल्यूम अगर आप निकालोगे तो जाहिर है कि ये हो जाएगा कैपिटल N/m इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स, हो गया टोटल एटम्स जो हो गया। मान लो कि ये सभी एटम्स जो आपको स्पेसिमेन दिया गया है, स्पेसिमेन के 2/3 वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेता है। मान लो, अगर आप ये मान लेते हो, इफ टोटल एटम्स ऑक्युपाई 2/3 वॉल्यूम, अगर 2/3 वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेता है तो इसका मतलब कैपिटल N/m इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जो है ये 2/3v के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए अब आपको r निकल गया, तो अगर आप r क्यूब निकालते हो तो ये आप यहाँ से देखिए 3 से कैंसिल हो जा रहा, 2 से इसको कैंसिल लेगा तो ये 2 आएगा, लेकिन फिर ये 2 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा v इंटू m डिवाइड, ये हो जाएगा 2 पाई, 2 यहाँ से चला गया और ये पाई भी यहाँ से चला गया, और फिर r क्यूब है तो r इक्वल टू हो जाएगा Vm/2 पाई टू द पावर 1/3। इस तरह आप रेडियस को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। ये n 2 पाई n भी यहाँ पर आकर के n आ जाएगा तो 2 पाई n, यानी n यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर हो गया, n हो गया एवोगाड्रो नंबर। तो फिर इस फॉर्मूला से आप एटम की साइज को आराम से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी निकल जाएगा। अब अगर आप मॉलिक्यूल की साइज की बात करते हो तो मॉलिक्यूल की साइज को निकालने के लिए उस सोपी लिक्विड का प्रयोग किया जाता है जिसके मॉलिक्यूल का साइज लगभग 10⁻⁹ मीटर के रेंज में होता है, यानी बड़ा साइज होता है उसका। मान लीजिए कि एक ओलिक एसिड है, उसके 1 ग्राम को आप अल्कोहल के 20 ग्राम में डिजॉल्व कर देते हो। 1 ग्राम को अगर आप 20 ग्राम में डिजॉल्व कर देते हो तो उस कंडीशन में उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा 1/20। अब ये जो सॉल्यूशन आया, इस सॉल्यूशन को दोबारा आप इस सॉल्यूशन के 1 ग्राम को अल्कोहल के 20 ग्राम में फिर दोबारा आप डिजॉल्व करोगे तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन आपको चला जाएगा वह कॉन्सेंट्रेशन आपका हो जाएगा 1/400 आपका हो जाएगा, 1/400 इसका कॉन्सेंट्रेशन चलाएगा। अब अगर आप मान लो कि इसके n ड्रॉप को आप वाटर में मिला लेते हो तो उस कंडीशन में उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा n इंटू v सेंटीमीटर क्यूब। v सेंटीमीटर क्यूब जो हो गया ये हो गया आपका v सेंटीमीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम ऑफ इच ड्रॉप। अब ये जो ओलिक एसिड है इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वह हो जाएगा आपका NV/4
400 सेंटीमीटर क्यूब यह हो जाएगा, NV/400 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब आप जानते हो कि ये वॉल्यूम ऑफ हो गया। अब आप जानते हैं कि वॉल्यूम बराबर क्या होता है? वॉल्यूम बराबर होता है एरिया गुना थिकनेस। और अगर हम लोग थिकनेस को निकालें तो थिकनेस इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम बाय एरिया। जैसा कि ये वॉल्यूम आप देख रहे हो, ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हो गया है NV/400 सेंटीमीटर क्यूब में, और इसको एरियाज भाग दोगे 1/a से तो थिकनेस निकल जाएगा। तो यह जो थिकनेस निकला यह मोलिकुल का थिकनेस निकला, यानी मोलिकुल का यह साइज आपको गिव कर देता है। और इस प्रोसेस से अगर किसी भी मोलिकुल के थिकनेस को निकालोगे तो 10⁻⁹ मीटर के रेंज में आता है। तो ये रहा मैंने आपको मेजरमेंट ऑफ लेंथ के आज मैंने आपको जिक्र कर लिया। और अब मैं ये जो यहाँ पर आपको जो PDF में दिया हुआ मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम, तो उसमें केवल थ्योरेटिकल है, उसमें कुछ ज़्यादा बात है नहीं। आप केवल इनर्शियल मास और जो ग्रेविटेशनल मास है उसको आप देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद अब मैं आपको एरर्स इन मेजरमेंट में आपको बताऊँगा। बाय।